गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमनदीप सिंह और आज की इस इंडियन इकोनॉमी की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बैंकिंग सिस्टम। इस क्लास में आप इस क्लास को थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के पर्पज से पढ़ेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम में ये आने वाला है या नहीं आने वाला है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमें पता हो तो आने वाले एग्ज़ाम्स, चाहे वो CGPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो किसी बैंक से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम हो, या हमारे इंटरव्यू के टाइम में भी ये काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। शुरू करते हैं बैंक के मीनिंग से। तो बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो मेनली, जिससे ना एक लाइसेंस मिला होता है कि वो लोगों से पैसे ले सकता है, पैसे जमा ले सकता है और बदले में लोगों को ऋण यानी कि लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे लाइसेंस मिला है कि वो लोगों से डिमांड डिपॉजिट यानी कि जमा ले सके और बदले में उन्हें लोन या ऋण दे सके। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? ऐसा डिपॉजिट जो हम अकाउंट खुलवाते हैं ना बैंक में जाके, और हमको जब पैसों की जरूरत पड़ती है हम तुरंत बैंक से वो पैसे रिटर्न मांग लेते हैं, अपने अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब कुछ ऐसा है कि जब हमें जरूरत हो तब हम अपने जमा किए हुए पैसे तुरंत वापस निकाल लें। ठीक, तो बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे लाइसेंस मिला हुआ है कि वो लोगों से डिमांड डिपॉजिट रिसीव करता है और इसके अलावा वो लोगों को लोन देता है। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, बैंक ना मेनली कुछ तरीकों से प्रॉफिट अर्न करता है या पैसे कमाता है। जैसे कि जब आप सभी को पता होगा, जैसे जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं या डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा कम, या तो कई अकाउंट्स में तो ब्याज या इंटरेस्ट जैसी चीज़ मिलती भी नहीं है। और अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं, अगर हम बैंक से क्या ले रहे हैं? लोन, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट या ब्याज हमें देना पड़ता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर हम लोन ले रहे हैं तो ब्याज बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर हम अपने पैसे बैंक को दे रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ खास हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज हमें ज़्यादा नहीं मिलता। तो देखा जाए तो बैंक सबसे पहले तो यहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है। इसके अलावा बैंक का जो सेकंड मेजर फंक्शन होता है प्रॉफिट अर्न करने का, वो यह काम करता है कि वह हमारे जमा किए हुए पैसे, मतलब हमने जो पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके रखे हैं उनसे उनको वो कहीं और निवेश यानी कि इन्वेस्ट करता है। जैसे कि अगर मुझे अपना घर बनाना है, अगर मुझे कार खरीदनी है तो मुझे बैंक से लेना पड़ता है लोन। लेकिन अगर बैंक को ऐसा कुछ काम करना पड़ता है तो वो लोन तो ले सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे पैसों को भी उपयोग कर लेता है और हमारे डिपॉजिट किए गए पैसों को वो कहीं और निवेश करके उनका उपयोग या उनका यूज करता है। बेसिकली बैंक क्या करते हैं ना, ये लोग गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदते हैं, है ना, और इस तरीके से वो अपने पैसों को इन्वेस्ट या निवेश करते हैं। चलिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गई बैंक की या बैंकिंग सिस्टम की बात, या बैंक या बैंकिंग की बात, है ना। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले क्या होता था, जमींदार हुआ करते थे, है ना। अब वो जमींदार किसानों या फार्मर्स को लोन देते थे या पैसे देते थे और बदले में उनकी जमीन गिरवी रखवाते थे, और बहुत ही ज्यादा ब्याज किसानों या फार्मर्स से चार्ज किया जाता था या लिया जाता था। देखा जाए तो पूरा का पूरा प्राइवेट या निजी कार्य चलता था। पहले के समय में जमींदार काम करते थे, और अभी के जो प्राइवेट बैंक्स हुआ करते हैं वो क्या होते हैं, वो लोग भी सेम वही काम करते हैं जो जमींदार काम करते हैं। प्राइवेट बैंक्स अक्सर ज्यादा से ज्यादा ब्याज और इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 1 मिनट का समय देंगे मुझे। तो पहले के समय में हुआ करते थे जमींदार, जो कि लोगों या फार्मर्स या किसानों से बहुत ज़्यादा ब्याज लिया करते थे।
फिर प्राइवेट बैंक्स का ज़माना आया, मतलब प्राइवेट बैंक्स आए हमारे इंडिया में, हमारे देश में। तो प्राइवेट बैंक्स ने भी सेम वही काम किया जो जमींदार काम किया करते थे, अपने सहयोगियों को ही सपोर्ट अच्छे से किया करते थे। इसके अलावा बाहर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्याज में ऋण या लोन वगैरह दिया करते थे। तो इसके अलावा अगर बैंक की हम बात करें तो बैंक या बैंकिंग सिस्टम जो होता है ना, इसका अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा हाथ होता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा या आप सभी ने हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए मनी या पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। मनी तो इकोनॉमी को चलाने के लिए एक पेट्रोल के जैसा काम करता है ना। तो मनी प्रोवाइड कौन करवाता है? बैंक्स करते हैं। मनी प्रोवाइड कौन करवाता है? बैंक। तो देखा जाए इकोनॉमी को चलाने या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बैंक्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। और अगर यह बैंक निजी या प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाया जाए तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किनका हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटिटीज का हो जाएगा, मतलब निजी स्वामित्व का हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ज़्यादा प्राइवेट लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट वगैरह या ब्याज वगैरह लगाएंगे तो इकोनॉमी थोड़ा सा उनके हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली 2 स्टेप्स उठाए। एक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया 1935 में। उसके लिए जो एक्ट उन्होंने पास किया वो था आरबीआई एक्ट 1934। और 1935 में 1 साल के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। इसके लिए दूसरा स्टेप जो उन्होंने उठाया वह था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। वह क्या था? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, मतलब हिंदी में बोलो तो राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन का मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब बैंक प्राइवेट लोग चला रहे होते हैं या निजी स्वामित्व के बैंक होते हैं तो उस समय गवर्नमेंट का उन बैंक्स के ऊपर कंट्रोल होता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी बैंक का 51% से ज़्यादा जब शेयर खरीद लेती है तो उसमें गवर्नमेंट का अधिकार ज़्यादा हो जाता है, उन बैंक्स में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो जब किसी बैंक को गवर्नमेंट प्राइवेट से पब्लिक बना देती है या निजी से सार्वजनिक या सरकारी बना देती है तो उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण ऑफ बैंक्स या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स लिए थे। एक तो रिजर्व बैंक बना दिया, रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या किया? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। चलिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, हिस्ट्री पे नजर डालते हैं थोड़ी सी बैंकिंग की, है ना। तो सबसे पहले सबसे पुराना और सबसे पहला बैंक जो इंडिया का हुआ करता था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वो कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पुराना स्थापित किया गया बैंक इंडिया में वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फर्स्ट बैंक। और ये किया गया था 1770 में। कब किया गया? 1770 में। चलिए इसके अलावा 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स। प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ पर ना विरासतों से है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमारे कंट्री में हुआ करता था तब अलग अलग विरासतों ने अपने लिए अलग अलग बैंक्स बनाए थे। तो उन तीनों बैंक्स का नाम कुछ था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, BBM। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। चलिए तो बैंक ऑफ बंगाल जो है ये बना था बेटा 1809 में। सेकंड, बैंक ऑफ बॉम्बे जो है ये बना था 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास जो है ये बना था 1843 मतलब 1843 में। ठीक, 3 बैंकों को बनाया गया, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को स्थापित किया गया हमारे देश में। इसके बाद होता कुछ ऐसा है 1921 में, 1921 में इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। अच्छा चलिए मर्ज को समझते हैं। मर्ज को ना हम हिंदी में विलय बोलते हैं। मर्ज को क्या बोलते हैं? विलय। जब कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, जब कोई बैंक अच्छे से कार्य नहीं कर रहे होते हैं या लॉस में चल रहे होते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन बैंक्स को किसी दूसरे प्रॉफिटेबल बैंक के साथ जोड़ देती है, मिला देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मर्ज करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ज या विलय करना बोलते हैं। तो यहाँ पर किया यह गया कि 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिला के एक बैंक बना दिया गया। उस बैंक का नाम था इंपीरियल
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई, स्थापना की गई। चलिए, अब जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ना, ये पूरी तरह से क्या था, प्राइवेट एंटिटी, मतलब निजी स्वामित्व का बैंक था। मतलब प्राइवेट लोग, आपके और मेरे जैसे लोग चलाते थे, गवर्नमेंट इसे बिल्कुल नहीं चलाती थी। तो अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो पूरा का पूरा प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा अगर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसका नेशनलाइजेशन अक्सर कर देती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1921 के बाद 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से चेंज करके, रीनेम करके रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो लगभग यहाँ सभी जानते होंगे। तो हुआ यह था कि प्रेसिडेंट से 3 बैंक्स थे, तीनों को मिला के एक बैंक बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसे भी आगे चल के इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और इसे बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955, 1955। इसके लिए एक्ट भी बना था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। अच्छा, इसके अलावा एक बात और हमें याद रखनी है, इस बैंक को बनाया गया था एडी गोरेवाला कमेटी के सजेशन से। एडी गोरेवाला कमेटी, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे, एडी गोरेवाला कमेटी के सजेशन से इस बैंक को बनाया गया था, है ना। चलिए, तो यहां तक हो गई भाई स्टेट बैंक की बात। इसके बाद स्टेट बैंक ने काफ़ी अच्छे से अपनी ब्रांचेस को फैलाया और अच्छे से अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, और स्टेट बैंक बिल्कुल गवर्नमेंट ने ही अंडरटेक किया हुआ है अभी तक। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। इसके अलावा 1959, लगभग 4 साल के बाद 1959 8 एसोसिएट बैंक्स, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोगी बैंक, 8 एसोसिएट बैंक्स एसबीआई के खोले गए। एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक ओपन हुए। इन 8 सहयोगी बैंक्स का नाम था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। सबके सामने स्टेट बैंक लिखा हुआ है, मैंने यहाँ नहीं लिखा जगह बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 एसोसिएट बैंक 1959 को ओपन किए गए, जो कि एसबीआई के क्या थे, सहयोगी थे। अब अगर इन बैंक की हम बात करते हैं, तो जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है ना, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही थी। इस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर की जो परफॉर्मेंस है, ये थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी। तो हमने क्या कर दिया, इस स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को मर्ज कर दिया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ, क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। मर्ज यानी विलय मैं अभी समझा चुका हूँ। इसे मर्ज किया गया था बेटा 1963 में। कब मर्ज किया गया था? 1963 में। और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक, तो हमने ये जो बीकानेर बैंक है, ये काफ़ी लॉस में चल रहा था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो हमने इसे क्या कर दिया, जयपुर के साथ मर्ज कर दिया। कब मर्ज किया? 1963 में। डेट को याद रखेंगे, सन को याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है ना, इनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी अभी रिसेंट, पिछले कुछ 10-15 सालों के पहले। तो इसे भी मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक में, और इन्हें मर्ज किया गया था 2008 और 2010 में। ठीक, तो यहाँ पर 3 बैंक खत्म हो गए। एक हो गया ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, दूसरा हो गया स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और तीसरा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और इंदौर एसबीआई के साथ मर्ज हो गए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के साथ मर्ज हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास बचते हैं कितने बैंक? 1, 2, 3, 4 और एक 5वां स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 5 बैंक हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर बचते हैं। 5 बैंक हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर बचते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला बैंक स्टैब्लिश किया गया था हमारे इंडिया में 1770 में। इसके अलावा 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1809, 1840, 1840 इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। इसके अलावा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया एडी गोरेवाला कमेटी के सजेशन के साथ। इसके अलावा 8 एसोसिएट बैंक हमारे एसबीआई के थे, जिसे हम सहयोगी बैंक भी बोलते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ
बीकानेर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो जयपुर के साथ मर्ज कर दिया 1963 में, और सौराष्ट्र और इंदौर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो 2008 और 2010 में इसे SBI के साथ हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। चलिए, तो इसके अलावा दो बैंक और थे जिन्हें हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। एक था बेटा IDBI, सभी का मैं शॉर्टकट लिखूंगा और फुल फॉर्म साथ ही साथ बोलते जाऊंगा। आप लोगों को फुल फॉर्म याद करना है मेरे बोलते, है ना, बोलते हुए। यहाँ पर मैं फुल फॉर्म किसी भी चीज़ का नहीं लिखने वाला, किसी भी बैंक का नहीं लिखने वाला। तो IDBI बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्थापित किया गया 1964 में। और BMB का फुल फॉर्म होता है भारतीय महिला बैंक, जिसकी स्थापना की गई 2013 में, 2013 में। ठीक, तो अब इनके नाम से ही हमें समझ आ रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगों का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब IDBI का मेनली से स्थापित इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके अलावा ये एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी भी माना जाता है। इसके अलावा भारतीय महिला बैंक, नाम से समझ आ रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय महिला बैंक का को स्थापित किया गया। दरअसल बात यह है ना कि 2012-13 में महिलाओं के बैंक में जितने अकाउंट्स हुआ करते थे उससे डबल अकाउंट हुआ करते थे पुरुषों के, मतलब जो रेशियो हुआ करता था महिला और पुरुष का वो हुआ करता था 1:2 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे इंडिया के बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करवाए, इसके लिए जन धन योजना वगैरह भी लाई गई और इस बैंक का भी निर्माण किया गया, भारतीय महिला बैंक, जिसे हम इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम IDBI और BMB के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान गए हैं। चलिए थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक या राष्ट्रीयकरण ऑफ बैंक। किसी भी बैंक को इसीलिए नेशनलाइज किया जाता है क्योंकि वो प्राइवेट बैंक होता है और उसे गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती है, उसके लिए वो किसी भी बैंक के 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीदती है। कितने खरीदती है? 51% से ज़्यादा अंश या शेयर्स खरीद लेती है। तो गवर्नमेंट का उसके ऊपर काफ़ी पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है, इसलिए राष्ट्रीयकरण ऑफ बैंक या नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया जाता है। फर्स्ट फेज में जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ, जिसका न्यूनतम पूंजी मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 50 करोड़ रुपए। 14 ऐसे बैंक जिनकी न्यूनतम पूंजी मतलब मिनिमम कैपिटल 50 करोड़ रुपए था, उसे नेशनलाइज किया गया 19 जुलाई 1969 में। 1969 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेट। इसका क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों में एक बार CGPSC में बिल्कुल पूछा गया है, 2014 या 15 के आसपास। ठीक, इसके अलावा 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा, 1980 में ना पहले क्या हुआ था कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था तो रिजर्व बैंक को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी जी वापस से हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनी तो रिजर्व बैंक ने खुद से प्रस्ताव रखा कि आप कुछ बैंकों का और नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। ठीक, तो पहले फेज में 14 बैंक और दूसरे फेज में 6 बैंक जिनका मिनिमम कैपिटल या न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ थी। कितनी थी? 200 करोड़। उनका राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980। दोनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फेज में 14 बैंक, न्यूनतम पूंजी 50 करोड़, डेट है 19 जुलाई 1969। और दूसरा फेज है 6 बैंक, न्यूनतम कैपिटल 200 करोड़ और डेट है 15 अप्रैल 1980। ठीक, तो यह कुछ 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ पर होने चाहिए थे 20 बैंक, लेकिन हुए कितने? 19, मतलब 19 बैंक। देख लेते हैं क्यों। न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाम का एक बैंक था जिसे मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में, और वो किया गया 1993 में। 1993 में। ठीक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया नाम का बैंक जिसे मर्ज कर दिया गया PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, लॉस में चल रहा होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे PNB में मर्ज कर दिया। तो 20 बैंकों में अगर एक बैंक हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितने बैंक बचते हैं भाई? 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स हमारे पास यहाँ पर बचते हैं। क्लियर है? चलिए, तो शुरू से अगर मैं नजर डालता हूं तो हमारे पास सबसे पहले एक तो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा हमारे पास 5 एसोसिएट बैंक्स,
AB एसोसिएट बैंक्स। इसके अलावा हमारे पास दो और बैंक थे, IDBI और भारतीय महिला बैंक, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक बैंक। दो, इन दोनों को हमने जोड़ लिया। इसके अलावा ये कौन कौन से बैंक थे भाई? IDBI और भारतीय महिला बैंक। इसके अलावा हमने नए 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ऐसा मान लेते हैं, है ना, नेशनलाइजेशन। तो कुल मिला के कितने बैंक हो गए हमारे पास? 27। कितने बैंक हो गए? 27। 2017 तक यह 27 बैंक बिल्कुल इसी तरह से चलते रहे। कब तक? 2017 तक। 2017 तक, ठीक। इसके अलावा कुछ बातों पर और यहाँ पर नजर हम डालते हैं। चलो ठीक है। 4 बैंक का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। एक लिखा बेटा अवध कॉमर्शियल बैंक, इसको स्थापित किया गया 1881 में। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई 1894। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1911। इलाहाबाद बैंक, स्थापना 1865। बिल्कुल सन अगर याद रख पाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन चारों बैंक्स के बारे में छोटी छोटी खासियत है इन चारों बैंक्स की, है ना। अवध कॉमर्शियल बैंक की खासियत यह है कि यह हमारे देश का सबसे पहला सीमित दायित्व वाला बैंक है। सीमित दायित्व मतलब लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक है। लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व, इसका मतलब समझेंगे अगर। सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है ना, तो लोग अपने पैसे उस बैंक में लगाते हैं, लोग अपने शेयर्स खरीदते हैं उस बैंक के, अपने पैसे लगाते हैं। अगर बैंक को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या बैंक डूब जाता है तो वो पैसे भी डूब जाते हैं। और कुछ जब लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, जब हमारा दायित्व अनलिमिटेड होता है ना, तो लॉस होने के बावजूद हमें अपने घर से और पैसे ला के देने पड़ते हैं, उस लॉस को चुकाना पड़ता है, उस नुकसान को चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे बैंक की लायबिलिटी लिमिटेड है, बैंक की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो जितने पैसे हमने बैंक में एज अ शेयर खरीदे हैं या जितने पैसे हमने बैंक में लगाए हैं, अगर नुकसान हो रहा है तो वही पैसे डूबने वाले हैं, घर से और पैसे ला के देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला लिमिटेड लायबिलिटी बैंक, अगर बैंक डूबेगा तो घर से और पैसे ला के देने की ज़रूरत नहीं है। पहला लिमिटेड लायबिलिटी बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा PNB, पंजाब नेशनल बैंक। एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक की खासियत यह है कि इस बैंक को पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा मैनेज किया गया, मैनेज या कंट्रोल किया गया, है ना। इनका जितना भी काम चलता था पूरा कौन देखते थे? इंडियंस देखते थे। तो इसे स्थापित किया गया पंजाब नेशनल बैंक को 1894 को। पूर्ण रूप से मैनेज किया गया है। क्या किया गया? मैनेज्ड बाय इंडियंस था, मैनेज्ड बाय इंडियंस था। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया 1911 में, और इसकी खासियत यह है कि इसे मैनेज भी इंडियंस के द्वारा किया गया और ओन्ड भी। ओन्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरा का पूरा जो पैसे, जो कैपिटल लगा हुआ है वो किसका है? इंडियंस का है। मतलब पैसे भी इंडियंस के और मैनेज भी इंडियंस के द्वारा। मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडियंस है। ओन्ड बाय क्या है? इंडियंस है, ठीक। तो पंजाब नेशनल बैंक को पूर्ण रूप से मैनेज किया गया इंडियंस के द्वारा, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मैनेज के साथ साथ ओन्ड भी किया गया, ओन्ड भी किया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियंस के द्वारा। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हम अपने देश का पहला स्वदेशी बैंक भी बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। पहला स्वदेशी बैंक के नाम से भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जाना जाता है। और अगर हम इलाहाबाद बैंक की बात करें तो यह हमारे देश का पहला फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक है भाई। पहला कौन सा है? जॉइंट स्टॉक बैंक। और दूसरी बात इसकी यह है, इसकी खासियत यह है, जॉइंट स्टॉक बैंक। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि यह हमारे देश का सबसे पुराना बैंक है। यह हमारे देश का सबसे पुराना, ओल्डेस्ट
स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है। यह हमारे देश का सबसे ज़्यादा पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट ओन्ड बैंक या गवर्नमेंट जिसे चलाती है ना, उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके अलावा यह हमारे देश का पहला जॉइंट स्टॉक बैंक है। जॉइंट स्टॉक बैंक का मतलब होता है वैसा बैंक या वैसी कंपनी जिसमें एक से ज़्यादा लोगों ने शेयर्स खरीदे हो, जिसमें एक से ज़्यादा लोगों ने अपने पैसे लगाए हो या कैपिटल लगाए हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक बैंक बोलते हैं। तो इलाहाबाद के बारे में, इलाहाबाद बैंक के बारे में इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना बैंक कौन सा था, तो वो कौन सा बैंक है? इलाहाबाद बैंक है। इसके अलावा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूर्ण रूप से मैनेज किया गया था, वो था पीएनबी। और लिमिटेड लायबिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक, तो यहाँ पर हमने कुल मिला के थोड़ा सा हिस्ट्री को भी नजर डालते हुए, अपने बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री को नजर डालते हुए, स्टेट बैंक की जो स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में जाना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में जाना, 8 एसोसिएट बैंक्स के बारे में जाना, और यह कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बैंक्स थे, इनके बारे में हमने अच्छे से जाना। यह बैंकिंग सिस्टम का पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जिसमें अब बैंक्स जो होते हैं मर्ज होते जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, हम उस क्लास में बैंकिंग सिस्टम के बारे में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।